स्टार्ट विद द जर्नी। भूपेश आनंद आज आपके सामने सबको ग्रेट गुड मॉर्निंग कर रहा है और लेक्चर नंबर 3, बेटे लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे हम। आई हैव डिलीवर्ड 2 लेक्चर्स। मैंने पहले लेक्चर में आपको बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, एडवांटेजेस वगैरह वगैरह बातें बताई। आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड बजट, व्हाट आई मीन बाय अ बजट पीरियड, व्हाट इज अ बजट टाइम फ्रेम। ये सभी बातों को मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में बताया और मैंने कहा जी बजट को मुझे मेरी तरह से करने देना, आप बस मुझे रोकना मत। लेट मी कंप्लीट माई वे एंड देन यू कैन चेक फ्रॉम एनी यू नो वेदर आई हैव मिस्ड एनी कंसेप्ट और नॉट। तो आप रजिस्टर ओपन करें, आप ऊपर लिखें ग्रेट गुड मॉर्निंग लेक्चर नंबर 3। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी होश में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं बेटे। लेक्चर 3 आप सब कमर सीधी करके बैठेंगे, बड़ी अच्छी तरह से ईमानदारी से मेरी बातों को सुनेंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कुछ ऐसी बातों, आई विल बी टेलिंग यू सो मेनी इनसाइट्स कि आपको लगेगा यस दिस इज द लॉजिक। तो लेट मी स्टार्ट विद द जर्नी। बेटे स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था दैट इन बजट्स मैं इसको अपनी तरह से करूंगा। आई विल बी डूइंग माई ओन वे एंड आई हैव डिवाइडेड द होल बजट इन 20 कंसेप्ट, 19-20 कंसेप्ट में डिवाइड किया। बेटे पहला कंसेप्ट आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, हमने ऑलरेडी कवर्ड कर लिया है बेटे। मीनिंग ऑफ बजट, मीनिंग ऑफ बजटिंग, मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल। हमने ये बातों को ईमानदारी से आई हैव टोल्ड यू विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। फिर मैं आ गया था कंसेप्ट नंबर 2 में इन लेक्चर नंबर 2। दिस इज आई हैव कवर्ड इन लेक्चर नंबर 1, this I have covered in lecture number 2, that is what are the positives, why we prepare a budget and if we do not prepare what will happen। ऐसे क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं ऑफ अ बजट। तो मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 2 में ये भी डिस्कस किया बेटे। वैसे मैंने लेक्चर नंबर 2 में एक कंसेप्ट और भी डिस्कस किया एंड दैट कंसेप्ट इज बजट पीरियड। दैट व्हाट आई मीन बाय अ पीरियड, Why I prepare a budget for a period? Well, let it be for 1 day, let it be for 1 week, let it be for 1 month, let it be for 1 quarter, let it be for 6 months, let it be for 1 year, let it be for 5 years. लॉन्ग टर्म बजट्स कौन बनाता है, शॉर्ट टर्म कौन बनाता है, डेली बजट्स कौन बनाता है। बेटे एग्जामिनेशन के डेज में आप यू प्रिपेयर डेली बजट, हर रोज रात को सोने से पहले आप नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बजट प्रिपेयर करते हो। तो बजट का पीरियड होता है, बिना पीरियड के इट इज अ ओपन मॉडल। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स में ये 3 कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, लेकिन कहानी अब शुरू होगी बेटे किस्मत की। आपको आज से पता चलेगा कि एक्चुअली में बजट्स हैं क्या। बेटे प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स तो आज मैंने कहा ना, थोड़ा थ्योरी करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, फिर थोड़ी थ्योरी करेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। आपको लॉजिकली बातें तब समझ आएंगी। खाली थ्योरी पहले करा दूं फिर प्रैक्टिकल करा दूं, क्या यार। आपको बताओ स्विमिंग सीखने के लिए आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, जब तक आप पानी में नहीं कूदोगे, जब तक हाथ पांव नहीं मारोगे, बेटे आपको स्विमिंग नहीं आएगी। आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो और पानी में मत जाओ, और बुक्स मत पढ़ो और पानी में चले जाओ, आपको स्विमिंग आ जाएगी। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आपको बुक भी पढ़ाऊंगा और पानी के अंदर भी लेके जाऊंगा, और जहां जाता है ना पानी, कान में, नाक में, जहां जाता है जाने दो, आप हाथ पांव मारते जाओ बस, तो आप आज मैं भूपेश आनंद आपके सामने कंसेप्ट नंबर 4 की कहानी, मैं भूपेश आनंद आपको ये बताऊंगा कि बजटेड इनकम स्टेटमेंट जब हमें बनानी होती है तो व्हाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बजटेड इनकम स्टेटमेंट, what is the meaning of a budgeted balance sheet, what are the finance budgets, what are operational budgets, what are functional budgets। आज पानी और दूध हो जाएगा। आप रजिस्टर ओपन करके बैठेंगे, आप ये बताइए पहला 4th कंसेप्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बाकी सब बड़े सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपने लिखे हैं। इस 4th कंसेप्ट में ही बड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम क्या, 2-3 लेक्चर्स लगेंगे। आई विल बी डिस्कसिंग विद सेल्स बजट, आई विल बी डिस्कसिंग विद प्रोडक्शन बजट। जैसे आज के इस लेक्चर में मैं आपको सेल्स और प्रोडक्शन की बजट की बातें बताऊंगा। लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको मटेरियल यूसेज बजट बताऊंगा, मटेरियल परचेज बजट, लेबर बजट और फैक्ट्री ओवरहेड तक बता दूंगा। इट मीन्स मैं भूपेश आनंद सब कुछ रिलेशनशिप से बताऊंगा, क्योंकि सेल्स का रिलेशनशिप प्रोडक्शन से है, प्रोडक्शन का रिलेशनशिप यूसेज से है, परचेज से है, लेबर से है, फैक्ट्री ओवरहेड से है। आई थिंक आप समझ रहे हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया।
तो लेट मी स्टार्ट विद द जर्नी। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी सी बात कहना चाहता हूं, दैट आई वॉन्ट टू मेरे पास एक मास्टर बजट होना चाहिए। द डायरेक्टर्स, द कंपनी, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट विल प्रिपेयर अ मास्टर बजट। जैसे होता है ना मास्टर की, ही मैन, की मैन, स्पाइडरमैन, चाचा चौधरी, एक मास्टर बजट होता है। जैसे धीरू भाई अंबानी जी के पास है, उनके बेटे मुकेश अंबानी के पास एक मास्टर बजट है कि आने वाले ईयर में हम ये करेंगे, उसमें सब चीजें इंक्लूडेड हैं। मास्टर का मतलब ही क्या है? इट मीन्स इट इज द मास्टर ऑफ ऑल। इट मीन्स सिमिलरली वी प्रिपेयर अ मास्टर बजट, एंड मास्टर बजट को मैं दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं, आई कैन से इसमें एक पार्ट होगा ऑपरेशनल बजट और एक पार्ट होगा फाइनेंशियल बजट। इट मीन्स ऑपरेशनल मीन्स मुझे करना क्या क्या है, क्या क्या ऑपरेशंस करनी है, व्हाट आर द एक्टिविटीज आई हैव टू डू। मास्टर इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। वन इज ऑपरेशनल बजट। ऑपरेशनल बजट का नाम ही क्या है? एक्टिविटीज बजट। मुझे ऑपरेशंस में क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, उसको हम जनरली बोलेंगे ऑपरेशनल बजट। और एक होता है फाइनेंशियल बजट। पैसा कहां से आएगा? पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आई मीन बाय ऑपरेशनल बजट एंड व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल बजट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बातें करने वाले हैं। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप रजिस्टर में पहले तो ऊपर हेडिंग लिखें मास्टर बजट। मैंने अभी काफी कुछ बताना है मास्टर के बारे में। अभी तो लिटरल मीनिंग है मास्टर मीन्स इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल दैट इज नेम्ड एज अ मास्टर। एक ऐसा बजट जिसमें हर चीज समाई हुई है, उसी को तो बोलेंगे मास्टर बजट। मैंने कहा भाई मास्टर बजट के दो हिस्से हो सकते हैं ब्रॉडली, एक ऑपरेशनल और एक फाइनेंशियल। ऑपरेशनल का मतलब है जो भी हमें ऑपरेशंस करनी है, सेल्स ऑपरेशंस करनी है, प्रोडक्शन ऑपरेशंस करनी है, परचेज ऑपरेशंस करनी है, ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस करनी है, कैश ऑपरेशंस करनी है, ऑल द ऑपरेशंस will come in operational budget and all the finance terms। फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा? इक्विटी से ले, डेट से ले, कौन पैसा देगा, किसको देना है, कैपिटल एक्सपेंस, दैट कम्स इन फाइनेंशियल बजट, फाइनेंस बजट। आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो मास्टर में दो पार्ट लिख लें, वन इज ऑपरेटिंग एंड सेकंड इज फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग बजट जो है बेटे, इससे आप बजटेड इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। बिकॉज ऑपरेशंस जो होती है रेवेन्यू नेचर की होती है, रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार होंगी, आपको रेगुलर करनी पड़ेंगी। आप एक्सपेंस करेंगे, आप कुछ इनकम करेंगे, तो बेटे एक्सपेंस और इनकम कहां जाती है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑलवेज आई शो इन द इनकम स्टेटमेंट। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये बताऊंगा कि ऑपरेशनल बजट जो आप प्रिपेयर करेंगे, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ मास्टर बजट, वन इज ऑपरेशनल बजट एंड सेकंड इज फाइनेंशियल बजट। विद इन ऑपरेशनल बजट, बिकॉज आई हैव टू डू डिफरेंट फंक्शंस, आई हैव टू डू डिफरेंट ऑपरेशंस। जैसे सेल्स करूंगा तो रेवेन्यू है, अच्छा जैसे प्रोडक्शन करूंगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर होगी, मटेरियल कॉस्ट इनकर होगी, लेबर कॉस्ट इनकर होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर होंगे, सेलिंग ओवरहेड्स इनकर होंगे, तो ऑल दैट इज कॉस्ट। तो मैं क्या करूंगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम। इट मींस ऑपरेशनल बजट से आप एक्चुअली में अपनी बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। बेटे बिल्कुल ऐसे ही बनाना, अपने पेज को डिवाइड करो ना यार। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू डिवाइड दैट मास्टर बजट इनटू टू पार्ट्स। वन इज द ऑपरेशनल बजट एंड सेकंड इज द फाइनेंशियल बजट। ऑपरेशनल बजट में, ऑपरेटिंग बजट में मैंने लिखा इट इंक्लूड्स बजटेड इनकम स्टेटमेंट। बजटेड इनकम स्टेटमेंट की आने वाले ईयर में, कमिंग ईयर में आपको क्या फायदा होने वाला है, क्या इनकम होगी। ठीक है जी, तो इट इज इनकम, वी विल कैलकुलेट इनकम एंड दैट इनकम इज सेल्स माइनस कॉस्ट। अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि हमें इनकम कैलकुलेट करनी है और इनकम सेल्स माइनस कॉस्ट होती है, और सेल्स और कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है, ओवरहेड्स होते हैं। सो वी हैव टू प्रिपेयर सपोर्टिंग बजट्स। सेल्स और कॉस्ट के लिए हमें सपोर्टिंग बजट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे।
आई थिंक आप बात समझ रहे हैं मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। सपोर्टिंग बजट्स का मतलब है फंक्शनल बजट्स, हमें फंक्शनल बजट्स बनाने हैं। फंक्शनल मीन्स अलग अलग फंक्शंस करेंगे, जैसे सेल्स फंक्शन है, बिकॉज कंसेप्ट नंबर 4 इज फंक्शनल बजट्स। बेटे मैं सीधा फंक्शनल बजट्स पे आता तो शायद आपको बात उतनी समझ नहीं आती। मैंने कहा ठीक है मैं ग्रास रूट लेवल से चलूंगा, मैं मास्टर की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशनल बजट्स की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल बजट्स की बात कर रहा हूँ, बजटेड इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, इनकम की बात कर रहा हूँ, सेल्स की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट के बाद सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम, एंड देन आई कैन कैलकुलेट that what are my different functions, those are named as supporting budgets। तो मुझे फंक्शंस के बजट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, फिर मैं धीरे धीरे उनको इकट्ठा करूंगा, उससे बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, उससे बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। आप ये बताओ ना, आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं पेपर के, आप ये चेक करना चाहते हो कि आप पास हो या फेल हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे, मैथ्स में कितने आएंगे, अकाउंट्स में कितने आएंगे, सोशल स्टडीज में कितने आएंगे, साइंस में कितने आएंगे, यू कैलकुलेट ऑल। आप इन सभी को कैलकुलेट करते हो, उनके नंबरिंग करते हो और फिर टोटल करते हो और फिर चेक करते हो कि आप पास हो या फेल हो। बिल्कुल उसी तरह से एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू फर्स्टली फाइंड आउट दैट हाउ मेनी मार्क्स यू हैव अचीव्ड इन इंग्लिश, मैथ्स में कितने हैं, सोशल स्टडीज में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, अकाउंट्स में कितने हैं, उनको टोटल करके देन यू विल फाइंड आउट, देन यू विल चेक दैट हाउ मेनी मार्क्स यू हैव अचीव्ड। तो भी तो बजटेड इनकम निकलेगी। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। बेटे चार्ट नहीं बनाओगे तो लॉस में रहोगे, आगे आपकी मर्जी है। मास्टर बजट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑपरेटिंग बजट, फाइनेंशियल बजट। ऑपरेटिंग बजट में मैंने कहा आई विल प्रिपेयरिंग बजटेड इनकम स्टेटमेंट। इनकम क्या होती है, सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, लेबर कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, ओवरहेड कॉस्ट। सो आई हैव टू प्रिपेयर मटेरियल बजट, and within material I have to prepare material requirement budget, material purchase budget, material usage budget, labor budget, overheads budget। इन सभी को बनाकर ही तो मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। तो आइए नीचे मैंने लिखा सपोर्टिंग शेड्यूल्स, सपोर्टिंग बजट्स, एंड दे आर ऑल्सो नेम्ड एज फंक्शनल बजट्स। तो आज का ये जो कंसेप्ट नंबर 4 है ना, इसका नाम ही है फंक्शनल बजट्स, जो आने वाले 2-3 लेक्चर्स में चलने वाला है। इट मीन्स कंसेप्ट नंबर 4 ही आने वाले 2-3 लेक्चर्स में चलेगा और हम प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा जी, फंक्शनल बजट्स में आप पहले फंक्शनल में आप लिख चुके हैं, अब आप पहले फाइनेंशियल बजट्स में देखिए। मैंने गुलाबी एरो डाला है, फाइनेंशियल बजट्स का वैसे मुख्य मीनिंग है, द मेन इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल बजट इज दैट फ्रॉम वेयर व्हाट आर द प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस आई कैन गेट, फ्रॉम वेयर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स आई कैन गेट। ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहां से मैं पैसा ले सकता हूं, कहां पे मेरा पैसा जाएगा। इट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, व्हाट विल बी माई बैलेंस शीट, व्हाट विल बी माई फाइनेंशियल पोजीशन। तो बेटे हम बड़ी बातें करेंगे। 4 बजट्स हम जनरली प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल में। पहला लिख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, दूसरा लिख रहे हैं कैश बजट, तीसरा लिख रहे हैं बजटेड बैलेंस शीट, फोर्थ लिख रहे हैं बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप सबने नाम सुना होगा बेटे, बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट लिखें, हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। आप जब 11th क्लास में फर्स्ट टर्म आए थे ना, तो आपको बताया गया था एक्सपेंडिचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज रेवेन्यू एक्सपेंस एंड सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू का मतलब रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार होंगे, रोजमर्रा के। आप रेगुलरली चाय पीते हैं, आप रेगुलरली खाना खाते हैं, लेकिन कभी कभी मोटर बाइक या कभी कभी कार खरीदते हैं। इट मीन्स दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर ऑफ नॉन रिकरिंग इन नेचर, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, लोकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, मर्जर, डीमर्जर, रिप्लेसमेंट, न्यू प्रोजेक्ट, ये कभी कभी करते हैं। यार मैरिज कभी कभी होती है, मैं कहता हूं मैरिज करना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। खाना खाना, चाय पीना रेगुलरली, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यू गेटिंग माय पॉइंट आई थिंक। सो आई विल डिस्कस इन डिटेल एट द टाइम आई वाज डिस्कसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। एंड देन कैश बजट, पैसा, हम कैटरीना कैफ का गाना देखेंगे, पैसे की बातें करेंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे बजटेड बैलेंस शीट। हमने वी हैव प्रिपेयर्ड बजटेड इनकम स्टेटमेंट इन ऑपरेशनल बजट्स। इन ऑपरेशनल बजट्स में मैंने ऑपरेटिंग बजट्स में मैंने बजटेड इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की बेटे। ये देखो, ये नहीं बेटे, बजटेड इनकम स्टेटमेंट ये मैंने प्रिपेयर की। अभी हम जो करने वाले हैं, अभी हम जो कर रहे हैं, इसका नाम है
बजटेड, वी विल प्रिपेयर बजटेड बैलेंस शीट एंड बजटेड कैश फ्लो। बस बेटे ये समझ लो, आपको अगर फंक्शनल बजट्स और ये फाइनेंशियल बजट समझ आ गए तो लाइफ में काफ़ी आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, काफ़ी सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। मैं सबसे पहले बजट में इस समय चलने वाला हूँ और उसका नाम है बेटे, उसका नाम है फंक्शनल बजट्स। कंसेप्ट नंबर 4, फंक्शनल बजट्स। तो थोड़ा सा लिखते हैं ना, फंक्शंस के ऊपर लिखते हैं। अभी तक तो हमने जो भी कुछ लिखा, एक नॉर्मल इंट्रो लिखी, फंक्शनल की इंट्रो लिखी, मतलब कंसेप्ट नंबर 4 को शुरू करने से पहले आई शुड बी अवेयर ऑफ दिस। अब हमारे कंसेप्ट नंबर 4 में, तो आई वॉन्ट टू गिव सम 1 or 2 लाइन्स फॉर फंक्शनल बजट्स। तो आप लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 4, फंक्शनल बजट्स। टारगेट फॉर इंडिविजुअल फंक्शंस। आई रिपीट, मैंने कहा टारगेट फॉर इंडिविजुअल फंक्शंस। हर एक इंडिविजुअल फंक्शंस के लिए हम टारगेट्स बनाते हैं, ठीक है जी। Are named as functional budgets. These are also named as supporting schedules. I have just told you that in master budget, one is operating budget, second is financial budget. When I say operating budget, it is a budgeted income statement. When I say budgeted income statement, I mean sales minus cost. When I say cost, I mean so many functions. When I say sales, so many functions. So all those budgets which are prepared as a supporting schedule for calculating that income for budgeted income statement आर नेम्ड एज फंक्शनल बजट्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। फंक्शनल बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच फंक्शन। हर फंक्शन का अलग अलग बजट बनाऊंगा मैं। सेल्स का फंक्शन का अलग बजट बनाऊंगा, ठीक है जी। आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट फंक्शन, सेपरेट बजट फॉर प्रोडक्शन फंक्शन। आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट बजट फॉर मटेरियल। आप सोचिए ना कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, आप उन सभी के लिए बजट्स बनाएंगे। मैं आपके साथ साथ चलूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है बेटे, डरना नहीं है। देखिए मैंने ना आपको जो कंसेप्ट दिए उसमें सबसे पहले लिखा सेल्स बजट। उसके पीछे एक लॉजिक है कि सबसे पहले आपको टारगेट अचीव करना है लाइफ में कि आपको चाहिए क्या। अच्छा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए फिर हम एक्टिविटीज देखेंगे क्या क्या करनी पड़ेंगी, उसके लिए छोटे छोटे बजट्स बनाने पड़ेंगे। सो फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अ एंटिटी, द फर्स्ट टारगेट इज दैट दे शुड नो हाउ मच विल बी द सेल्स दे विल डू। बेटे खाली प्रॉफिट कमाना आसान नहीं है, प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्टिविटीज हैं वो करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले विद इन फंक्शंस, आज के इस लेक्चर में मैं आपको 2 फंक्शंस की बातें कर भी दूंगा। सर 2 फंक्शंस की बातें कर दोगे? एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो कमर सीधी करके बैठ गया, उसने कहा 2 फंक्शंस, मैंने कहा हाँ 2। आई विल बी डिस्कसिंग 2 फंक्शंस टुडे। पहला सेल्स फंक्शंस और दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन बताऊंगा। बेटे सी पॉइंट पहले लिखो, फंक्शनल बजट्स, functional budgets, functional budgets, functional budgets are as follows. We have already written that. हमने उसमें लिखा है, लेकिन इस तरह से बनाओगे ना तो आपको लॉजिकली समझ आएगा। ये फ्लो चार्ट है। पहला सेल्स बजट। अच्छा, सेल्स बजट बनाने के बाद ही आप प्रोडक्शन बजट बना सकते हो। 11th के बाद ही 12th में आओगे, पहले 12th तो फिर 11th नहीं होती बेटे। अच्छा, प्रोडक्शन बजट के बाद ही यू कैन प्रिपेयर मटेरियल यूसेज बजट, बिकॉज व्हेन आई से दैट दिस मच नंबर ऑफ यूनिट्स आई हैव टू प्रोड्यूस्ड, इतने पिज्जाज बनाने हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा पिज्जा बेस कितने लाने हैं। अगर 2-3 पिज्जा बेस पहले से ही पड़े हैं तो कुछ कम लाने होंगे। मान लेते हैं अज्यूम कर रहे हैं कि बंटी का बर्थडे है और बंटी 8th क्लास में है और बंटी के सारे स्कूल के फ्रेंड्स उसके घर आ रहे हैं और लगभग 20 बच्चे आ ही जाएंगे। तो बंटी की मम्मी ये सोच रही है कि मैं कितने पिज्जा बनाऊं, एटलीस्ट एक पिज्जा तो सबको मिलना चाहिए। अब पिज्जा बेस ऑलरेडी 3-4 पड़े हुए हैं और 20 बच्चे आ रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं बंटी की मम्मी को कितने पिज्जा के बेस परचेज करने पड़ेंगे बेटे? 20 - 4 जितने पड़े हैं 16। इट मींस मटेरियल परचेज बजट 16 है, बट प्रोडक्शन 20 पिज्जा ही होंगे। बंटी की मम्मी बनाएंगी 20 ही, लेकिन खरीदेंगे पिज्जा बेस 16 का। आई थिंक आप समझ रहे हैं। ठीक है जी, तो पहला सेल्स बजट, दूसरा प्रोडक्शन बजट, तीसरा मटेरियल यूसेज बजट। अच्छा, यूसेज के बाद ही जब मुझे पता चलेगा देन आई विल प्रिपेयर दिस मटेरियल परचेज बजट। उसके बाद लेबर बजट। भाई बजट लेबर कितनी लगेगी? For a manufacturing entity, for Apollo Tyres, now they have to firstly find out that how much will be the sales, and if this much will be the sales, how much will be the production,
and if this one will be the production, how much will be the laborers we require in the factory, क्योंकि बेटा बिना लेबर्स के काम तो नहीं होगा, जितने मर्जी ऑटोमेटिक हो जाओ आप। तो लेबर बजट प्रिपेयर करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बातें करेंगे, लेबर बजट के बाद हम बनाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड बजट। बेटे सब लिख रहे हो, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं कहता हूं जितनी बार ये जैसे जैसे आप मेरे साथ लिखते जाओगे ना, आपको पता नहीं खुद ही क्लैरिटी ज्यादा मिलती जाएगी। यार मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है सर। आफ्टर फैक्ट्री ओवरहेड्स वी विल प्रिपेयर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एंड देन वी विल प्रिपेयर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ओवरहेड्स, और लास्ट में हम कैश बजट बनाएंगे। बड़ी सारी बातें करेंगे बेटे, बड़ी सारी बातें करेंगे। आप बस इस पूरे फ्लो चार्ट को जैसे जैसे मैंने बनाया ना, पेज की कंजूसी मत करना, आप बस बना दो ना बेटे प्लीज। फंक्शनल बजट्स आर सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल परचेज बजट, मटेरियल पर रिक्वायरमेंट बजट, में लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, एडमिन बजट, ये सभी मैं बनाऊंगा, भूपेश आनंद बनाएगा। इन सबको इकट्ठा कर दें तो मास्टर बजट का एक हिस्सा आ जाएगा जिसका नाम है ऑपरेशनल बजट। बेटे मास्टर बजट के दो हिस्से, मास्टर बजट के दो बच्चे, वन इज ऑपरेशनल एंड सेकंड इज फाइनेंशियल। तो ऑपरेशनल बजट्स को इकट्ठा करेंगे तो एक हिस्सा कैलकुलेट कर सकते हैं ना मास्टर बजट का। तो यही बात लिखी है, कंसोलिडेशन ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स इज नोन एज ऑपरेशनल पार्ट ऑफ मास्टर बजट। आई थिंक आप समझ चुके हैं, यहां तक तो पहुंच ही चुके हैं बेटे। मैंने अभी भी सेल्स बजट स्टार्ट नहीं किया। देखिए मजे की बात क्या है, आज लेक्चर 3 है, कंसेप्ट 4 करा रहा हूं। पहले मैंने कंसेप्ट 4 से पहले बताने की कोशिश की कि मास्टर बजट के दो पार्ट्स हैं, ऑपरेटिंग है, फाइनेंशियल है। ऑपरेटिंग के बजटेड इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में इनकम कैसे निकालते हैं, उसके बाद ये फंक्शंस हैं, उसके बाद ये सपोर्टिंग शेड्यूल्स हैं। फिर मैंने फंक्शनल बजट्स की आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी कि भाई फंक्शनल बजट्स हैं क्या, व्हाई वी प्रिपेयर दैट, इससे होगा क्या, उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा। अब कहानी किस्मत की तो बेटे अब शुरू हो रही है, अब स्टार्ट होगी, बिकॉज अभी से तो मैं अपना पहला फंक्शनल बजट आज आपकी झोली में डालने वाला हूं। आ गले लग जा। फाइनेंशियल फंक्शनल बजट नंबर 1, ऑपरेशनल बजट नंबर 1, सेल्स बजट। सेल्स बजट बेटे सबसे इंपॉर्टेंट बजट है ये। All, whether you are a manufacturing entity, whether you are a service industry, whether you are a contract industry, whether you are doing a job, बैच, कुछ भी कर रहे हैं इस दुनिया का, भूपेश आनंद क्लासेस क्यों नहीं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा बेटे। हम सबसे पहले अपना ये देखते हैं कि आने वाले महीने में हाउ मच विल बी द सेल्स, हम कितने सेल कर लेंगे, इस कोर्स की कितने वीडियो सेल करेंगे, इसके कितने बेचेंगे, मोबाइल ऐप में कितना बेचेंगे, गूगल ड्राइव में कितना बेचेंगे। आपको सबसे पहले सेल्स एस्टिमेट करना है कि आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप कहां पहुंचना चाहते हैं। बेटे दिस इज द मेन टास्क कि भाई कुतुब मीनार जाना है, लाल किला जाना है, ताजमहल जाना है, लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, वेयर यू वांट टू बी। So for a manufacturing entity, the first point is the first functional budget. बेटे स्टार्टिंग यहीं से होती है, जन्म पहले होगा बजट का, तो पहले जन्म के समय सेल्स बजट कैसे जन्म होगा, तो ऊपर हेडिंग लिखें फंक्शनल बजट नंबर 1 सेल्स बजट। सेल्स बजट शोज, बड़ी सिंपल सी बात है, सेल्स बजट है क्या। जैसे आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं हिंदुस्तान लीवर के, मारुति सुजुकी के, तो आपको मारुति सुजुकी में क्या करना है भाई, वैगनार की कितनी गाड़ी हम बेचेंगे इस क्वार्टर में, कितने प्राइस की बिकेंगी, अर्टिगा कितनी बेचेंगे, किस प्राइस की बिकेंगी, ये वाली गाड़ी इस मॉडल की गाड़ी कितनी बिकेंगी, किस प्राइस की बिकेंगी, इस लोकेशन में कितनी बिकेंगी, दिल्ली में कितनी बिकेंगी, हाउ मच वी विल एबल टू सेल इन भुवनेश्वर, हाउ मच वी विल एबल टू सेल इन झुमरी तलैया। इट मीन्स आई हैव टू फर्स्टली एस्टिमेट। अब बेटे आपको याद है मैंने आपको फोरकास्टिंग टेक्निक्स बताई थी, दैट विद हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक्स, विद हेल्प ऑफ योर पास्ट ईयर एक्सपीरियंस, यू कैन एस्टिमेट कि भविष्य में आप कितनी गाड़ियां बेच सकते हो पोस्ट कोविड सिनेरियो। With help of GDP, with help of economic growth, with help of experience, with help of regression analysis, आपको पता है कि जब दो वेरिएबल्स रिलेट करते हैं भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ और सेल ऑफ कार्स रिलेट करती है, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा आ जाएगी, द मोर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दे हैव, द मोर एक्सपेंडिचर दे विल डू।
and the more cars they will purchase. It means personal disposable income का और गाड़ियों के खरीदने का आपस में सीधा सीधा रिलेशनशिप है. अब जब आपको पता चल गया कि रिलेशनशिप है तो आपके पास एक वेरिएबल है तो आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उस टेक्निक का नाम है रिग्रेशन एनालिसिस. बेटे मैंने पूरा एक लेक्चर लिया था टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू रिग्रेशन एनालिसिस. तो पहली बात, आप सभी हेडिंग लिख रहे हैं जी, फंक्शनल बजट नंबर 1 लिखिए. सेल्स बजट shows expected sales units and expected selling price. आप क्या सोच रहे हैं कि एक्सपेक्टेड यूनिट्स कितने होंगे और एक यूनिट कितने में बिकेगा. इसका मतलब सेल्स बजट के दो कंपोनेंट्स हैं. जैसे पिज्जा बेस में एक तो पिज्जा बेस तो होगा ही प्लस ऊपर सब्जियां होंगी, तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स, है ना. सिमिलरली सेल्स बजट के 2 कंपोनेंट्स. पहला कंपोनेंट कि हाउ मच नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी एबल टू सेल फॉर विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट, which model, how many number of units and at which price. Now it depends upon the past experience, it depends upon the forecasted techniques you are using, it depends upon the regression analysis, it depends upon the center tendency, it depends upon the dispersion. इसका मतलब आप statistics की हेल्प लेंगे उस बजट को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है सर, बी पॉइंट में आ जाइए. मैंने कहा दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैंने बोला एन एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट इज नीडेड. बेटे अगर आपने सेल्स ही गलत कर दिया, बनाने थे बेचने थे 10,000 यूनिट, आपने कहा जी 1 लाख यूनिट बिक जाएंगे, तो बेटे प्रोडक्शन 1 लाख हो जाएगी, यूसेज 1 लाख होगी, रिक्वायरमेंट 1 लाख होगी, लेबर बजट इट मीन्स इतना ह्यूज लॉस होगा. इट मीन्स आप जब सेल्स बजट को प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हेन यू आर फोरकास्टिंग द फिगर्स, यू शुड बी वेरी मच कॉशियस अबाउट दैट. पूरा का पूरा ध्यान आपको सेल्स बजट के फोरकास्टिंग की टेक्निक्स में यूज करते समय लगाना चाहिए. तो मैंने वही बात लिखी है. आप कमर सीधी करके बैठिए, थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे अगर सीधे ढीले होकर बैठोगे तो. स्पाइनल कॉर्ड सीधी करो और लिखो, एन एक्यूरेट सेल्स इज नीडेड टू क्रिएट द सेल्स बजट. एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट इज नीडेड यार. And for that I will be using statistical techniques, I will be using regression analysis, I will be using the management experience. जो सेल्स मैनेजर है बेटे उसने खाक छानी हुई है जगह जगह की, तो वो अपना एक्सपीरियंस यूज करेगा, कुछ रिग्रेशन एनालिसिस करेगा, उसके बाद वो सेल्स के फोरकास्ट को कैलकुलेट करेगा. तो मैंने वही बात लिखी है, बिकॉज इट इज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर फंक्शंस. क्या मतलब हुआ बेटे, सेल्स का बजट बाकी सभी बजट्स को ड्राइव करेगा. अगर सेल्स ही ठीक नहीं हुई तो बाकी सारे बजट्स बेकार बन जाएंगे. ठीक नहीं मीन्स if you have not estimated the correct figures of sales, if you have not forecasted the correct figure of sales, my all budgets will be useless. It means it is a driver. आपको पता है बस का ड्राइवर हमेशा आगे बैठता है. आपने कभी देखी है बस, ये बस है ना, ये बस है तो ड्राइवर तो यहीं बैठेगा ना, उसके बाद सारे यात्री यहाँ बैठेंगे, सारे पैसेंजर्स यहाँ बैठेंगे. इट मीन्स ये सारे पैसेंजर्स इसके ऊपर रिलेट करते हैं. क्या पता ये कहीं पे ले जाए एक्सीडेंट कर दे तो हम सारे मर जाएंगे, भगवान ना करे ऐसा हो. मैं जस्ट आपको एक आइडिया बता रहा हूँ दैट सेल्स बजट इज अ ड्राइवर फॉर ऑल द बजट्स. ठीक है सर. सेल्स फोरकास्ट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो सेल्स बजट बनाएंगे वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से डाटा को इकट्ठा करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे और रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करेंगे. एंड द लास्ट एक्सपीरियंस, आज मैं लेक्चर्स ले रहा हूं तो ये तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी हेल्प कर रहा है और मैं नई बातें भी ऐड कर रहा हूं, तब आपको मेरी बात ज्यादा समझ आ रही है. तो मैंने कहा जी सेल्स फोरकास्ट बनाते समय कुछ सावधानियां बरतनी है. आगे तीव्र मोड़ है, सावधानी बरतनी है. ठीक है सर. सेल्स बजट इज समवट डिफिकल्ट इन केस ऑफ, कहते हैं कि जब एक इतने सारे प्रोडक्ट्स मान लेते हैं, सपोजिंगली लेट इट बी अ हिंदुस्तान लिवर, दैट कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 1000 प्रोडक्ट्स एंड 1000 लोकेशंस आर देयर. बेटा इट इज वेरी कम्बरसम जॉब. इतना मुश्किल हो जाएगा हिंदुस्तान लिवर के मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के लिए.
1000 प्रोडक्ट्स की सेल फोरकास्टिंग करनी और अलग अलग लोकेशंस में एस्टिमेट करना, बट स्टिल काम तो होता ही है। मैं एकदम जस्ट आपको बताने के लिए एक फीचर के लिए बताया कि भाई सेल्स फोरकास्ट में ये बातें हो सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप जल्दी से फॉर्मेट बनाइए दोस्त, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं, आप फॉर्मेट बनाइए 1 सेकंड के लिए, फॉर्मेट ऑफ सेल्स बजट। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मेट मैंने बनाया आपको भी वैसे ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हम जब सेल्स बजट प्रिपेयर करेंगे तो वी विल प्रिपेयर अ फॉर्मेट। एक खांचा होना चाहिए ना, जैसे चॉक बार खाते हैं, ऑरेंज बार खाते हैं, कसाटा खाते हैं, तो एक कसाटा आप बॉडीलाल की ले लें, क्वालिटी वॉल्स की ले लें, मदर डेयरी की ले लें, एक ही तरह का फॉर्मेट मिलेगा आपको, है ना, एक ही तरह की शेप मिलेगी। सिमिलरली सेल्स बजट को बनाने के लिए मैंने ऐसे ही एक कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी। इट कैन डिफर बट द पॉइंट इज यू हैव टू मेंशन द सेल्स क्वांटिटी एंड द सेलिंग प्राइस। तो आप लिखें बेटे, थोड़ा सा ना करेंगे ना तो थोड़ा सा बॉडी में ना ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी। खाली बातें सुनते रहेंगे तो 90% समझ नहीं आएगा, सुनने के साथ साथ टेबल चेयर में बैठेंगे तो 95% समझ आएगा, अच्छा उसके साथ साथ लिखेंगे तो 98% समझ आएगा। अब देखना आपने यार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मेट ऑफ सेल्स बजट मैंने लिखा अप्रैल, मई, जून और टोटल लिख दिया। मैंने 4 कॉलम्स बना दिए, अप्रैल, मई, जून, ठीक है सर, क्योंकि भाई इस कमिंग क्वार्टर में, Q2 में कितनी सेल्स होगी, सेल्स यूनिट्स कितने होंगे अप्रैल में, मई में कितने होंगे और जून में कितने होंगे, और टोटल ये होंगे, इतने यूनिट्स बिकेंगे। And how much will be the selling price in April, in May and in June? This is the selling price for this. टोटल कर देना है, यही सेल्स बजट है और क्या, कोई बहुत बड़ी मुश्किल है क्या यार, है क्या बात कर गए यार। लिखो, बनाओ जल्दी, ऊपर हेडिंग लिखो, फॉर्मेट ऑफ सेल्स बजट कैन बी। बेटे अब हम यहाँ देख लेंगे कि भाई हम 1 लाख यूनिट्स अज्यूम कर रहा हूँ, आई विल बी सेलिंग इन अप्रैल, 1,50,000 यूनिट्स आई विल बी सेलिंग इन मई एंड 2,10,000 यूनिट्स आई विल बी सेलिंग इन June. So this can be there. We can calculate it. We can estimate it with the help of past experience, with the help of regression line, with the help of statistics, with the help of estimate. तो इन सभी एनालिसिस के बाद सेल्स का हेड ये डाटा निकालेगा, ये नंबर्स निकालेगा। बेटे सारा गेम नंबर्स का है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नंबर जो है ना आपको प्रोडक्शन हेल्प बजट में हेल्प करने वाले हैं। बेटे अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसमें सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट दोनों ही कराऊंगा कि लॉजिकली आपको ज़्यादा समझ आए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसलिए प्रोडक्शन बजट की आपको थ्योरी बताकर, थोड़ी सी बातें बताकर, 1-2 मिनट की, आई विल बी टेकिंग वन केस स्टडी जिससे आपको समझ आए अलॉन्ग विद द कंसेप्ट कि भाई सेल्स है क्या, प्रोडक्शन है क्या। तो हेडिंग लिखें फंक्शनल बजट नंबर 2, हम कंसेप्ट नंबर 4 में ही हैं। We are doing operational budgets, we are doing functional budgets, we have just seen what I mean by sales budget. I want to start with a new operational budget, that is a new functional budget, that is a production budget. बेटे सेल्स के बाद ही प्रोडक्शन होती है, आप समझ रहे हैं, मुर्गी अंडे के बाद ही मुर्गी आएगी, आप समझ रहे हैं। अब आप कहेंगे मुर्गी थी तभी तो अंडा आया, अब हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, जहां पर आग होगी, जहां पर सूखी लकड़ियां होंगी, आग तभी लगेगी। तो सूखी लकड़ियों का होना इंपॉर्टेंट है, आग बाद में लगती है। इट मीन सेल्स बजट का होना इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन बाद में ही होगी। तो लिखें जी प्रोडक्शन बजट, इट डिटरमाइंस, इट क्या भाई, प्रोडक्शन बजट है और क्या, इट डिटरमाइंस हाउ मेनी यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। एक समय में आपको कितने यूनिट्स बनाने हैं, आपको ये निकालना है। जैसे मैंने अभी सेल्स बजट की बात की, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर Q2 अप्रैल, मई एंड जून। I have seen that this much number of units I will be selling, 1 lakh units I will be selling in April, 1,50,000 I will be selling in May,
210,000 units I will be selling in June. So the point is how many units to be produced. बेटे कई बार ऐसा नहीं होता कि सारे यूनिट्स बनाने होते हैं, क्या पता पिछली बार का स्टॉक भी पड़ा हो. मैंने अभी एग्जांपल दिया था पिज्जा बेस का. तो अगर स्टॉक पड़ा है तो हम पहले उसको यूज करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अच्छा, अगर स्टॉक नहीं पड़ा और आपको लगता है कि कुछ स्टॉक ज्यादा होना चाहिए, तो आपकी प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट से ज्यादा होगी इफ यू वांट टू हैव अ मोर डिजायर्ड क्लोजिंग इन्वेंटरी. यू गेटिंग माय पॉइंट? जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. आप पहले लिखिए, इट डिटरमाइंस हाउ मेनी यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड. इट डिटरमाइंस, इट मींस प्रोडक्शन बजट डिटरमाइंस how many units to be produced in the given period, keeping in mind sales budget, production capacity, inventory objectives, investment in new machines, production schedules. It means आपको प्रोडक्शन बजट बनाते समय सबसे पहले सेल्स बजट का ध्यान रखना है. Then how much is the opening balance? How much will be the desired balance I want to keep? Then what are the production capacity? How much will be the time when it is to be produced? क्योंकि आप दिवाली के लिए अगर बना रहे हैं हल्दीराम भुजिया वाला के लिए मिठाइयाँ, तो कितने दिन पहले बनाएं कि मिठाई खराब ना हो. बेटे ऑल दैट विल कवर इन प्रोडक्शन बजट. प्रोडक्शन बजट में खाली नंबर्स नहीं, आप सेल्स बजट की हेल्प देखेंगे, आप प्रोडक्शन शेड्यूल्स देखेंगे, आप अपनी कैपेसिटी देखेंगे. उसके बाद आप ये देखेंगे हाउ मच शुड बी द डिजायर्ड इन्वेंट्री लेवल, हाउ मच इज द ओपनिंग इन्वेंट्री. इन सभी बातों को यू विल एस्टिमेट. तो मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा जी सेल्स बजट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन्वेंट्री ऑब्जेक्टिव्स, इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन्स, production schedules, and when to produce. बड़ा सिंपल है जी. ये तो 10th क्लास का बच्चा 6th क्लास का बच्चा कर ले. बजटेड प्रोडक्शन, मैंने बजटेड प्रोडक्शन का एक मटका बनाया. मैंने कहा बजटेड प्रोडक्शन मटके में से एक चीज निकली, एक धारा निकली, गंगा की धारा. एंड आई हैव रिटन फर्स्ट पॉइंट इज हाउ मच विल बी द सेल्स. बिकॉज प्रोडक्शन का बेस सेल्स है, तो पहले मुझे सेल्स लिखनी है. अच्छा, सेल्स है, मेरे को 1 लाख यूनिट बेचने हैं. मैंने अभी आई हैव टोल्ड यू इन द एग्जांपल, 1 लाख यूनिट सेल करने हैं. एंड आई वांट टू हैव 30,000 यूनिट्स एज क्लोजिंग स्टॉक. मेरे को ऐसा लगता है कि यार 30,000 यूनिट हमेशा पड़े रहने चाहिए. तो आई वांट टू हैव अ डिजायर्ड इन्वेंट्री लेवल, डिजायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री लेवल ऑफ 30,000 यूनिट्स. एंड आई हैव ऑलरेडी 10,000 यूनिट्स इन माई स्टॉक. So can you tell me how many number of units I will produce? बेटे एस्टिमेटेड सेल्स है 1 लाख यूनिट्स की. 30,000 यूनिट्स मुझे लगता है कि मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होना चाहिए. आई वांट टू हैव अ डिजायर ऑफ दैट. मुझे लगता है यार इतने क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए हमेशा. और 10,000 यूनिट्स मेरे पास पहले से ही पड़े हुए हैं. तो बेटे आप बनाओगे कितने? बेटे तो 4th क्लास के बच्चे से पूछेंगे वो बता देगा 1,20,000 यूनिट बनाएंगे. और कितने बनाएंगे? आओ जी, आओ सर. आई थिंक आप समझ गए. ये फॉर्मूला सबने लिखा, लिख लो बेटा, फॉर्मूला लिख लो. ज़्यादा देखो चलाकी मत करो. विद्या की देवी तब ज़्यादा आती है जब आप ज़्यादा सिंसियर होते हैं और ईमानदारी से अपना पढ़ाई करते हैं. डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी, बिगिनिंग इन्वेंटरी, हैं जी, और बजटेड सेल्स. आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है. और नीचे लिख रहे हैं जी बजटेड प्रोडक्शन. बजटेड प्रोडक्शन, ये आपके सामने बजटेड प्रोडक्शन आ जाएगी. आप सब फॉर्मूला लिख रहे हैं. मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपको एक केस स्टडी करा रहा हूँ, विद हेल्प ऑफ विच आई वांट टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आई मीन बाय सेल्स बजट एंड व्हाट आई मीन बाय प्रोडक्शन बजट. आप में से कुछ बच्चे आलसी होंगे, वो नहीं लिखेंगे, और कुछ बच्चे समझदार होंगे, विद्या का धन अर्जित करने के लिए वो लिखेंगे यार, एफर्ट्स करेंगे. तो मैंने केस स्टडी में लिखा, फाइंड आउट द प्रोडक्शन यूनिट्स विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. I will be giving you some information in this case study, and with the help of that you have to find out how much will be the production in units. देखते हैं जी पहली इंफॉर्मेशन क्या दी है. ABC कंपनी expects to end 2025 करंट ईयर. ABC कंपनी है, फर्नीचर बनाती है. वो कहती है जी हम इस साल को खत्म करते समय करंट ईयर
हमें ऐसा लग रहा है कि 300 टेबल पड़े होंगे, 200 चेयर्स होंगी और 300 स्टैंड्स होंगे। ठीक है सर, ईयर कौन सा है? 2025। ठीक है, करंट ईयर है, इसका मतलब ईयर चल ही रहा है 2025। इस ईयर के फाइनेंशियल ईयर के एंड में वी थिंक दैट दिस विल बी द क्लोजिंग स्टॉक ओके फॉर 2025। एबीसी कंपनी हैज सेल्स बजट। वो कहता है जी एबीसी कंपनी ने भविष्य के लिए रिग्रेशन टेक्निक लगाई, फोरकास्टिंग टेक्निक लगाई, स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाई और 2026 के लिए कुछ नंबर्स कैलकुलेट कर लिए। देख लेते हैं जी नंबर्स क्या कैलकुलेट किए। टेबल वो कह रहे हैं जी 4000 बेच लेंगे, चेयर 2500 हम बेचेंगे, स्टैंड्स 3500 यूनिट्स बेच देंगे। इट मीन्स ये काम किसने किया? आपने नहीं किया, सेल्स मैनेजर ने फोरकास्ट की हेल्प से, एक्सपीरियंस की हेल्प से, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की हेल्प से कहा कि हम इतने यूनिट्स बेच लेंगे। ठीक है सर, और आपको लगा कि इतने यूनिट्स आपके पास 300 200 300 चेयर हो आपके पास हैं इस ईयर में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्या लिखा है जी। एबीसी कंपनी wants to increase इन्वेंट्री लेवल। वो कहता है जी एबीसी कंपनी को लग रहा है कि कम से कम इतना तो इन्वेंट्री लेवल हर समय आपके पास, जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना आपकी बॉडी में, उतना ब्लड प्रेशर शुगर लेवल हमेशा होना चाहिए। तो एबीसी कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल टू। टेबल कहता है कि इट शुड बी 350, चेयर्स शुड बी 250, स्टैंड शुड बी 350। ऑलवेज they say that the inventory level of table should be 350, the inventory level of chairs should be 250 and stand should be 350। ये आपके पास बैलेंस होना चाहिए हर समय। इट मीन्स एट द एंड ऑफ 2026 दिस मच विल बी द बैलेंस। इसका मतलब 2026 के लिए जो 2025 के एंड का बैलेंस है वो ओपनिंग बन जाएगा। भाई आप रात को रेफ्रिजरेटर में दूध रखते हो, नेक्स्ट डे पहले आप उसी दूध को तो यूज करते हो, दैट बिकम्स उस दिन का क्लोजिंग है तो नेक्स्ट डे का ओपनिंग है। 2025 का क्लोजिंग है तो 2026 ईयर का तो ओपनिंग होगा। ठीक है सर, एट द एंड ऑफ द ईयर दिस इज दिस। सो नाउ ये देखो लिखा भी हुआ है, दिस इज द स्टॉक दे वांट एट द एंड ऑफ द ईयर। बेटे आराम से चलना है, देखो कुछ जल्दी थोड़ी है, हमने थोड़ी जल्दी जल्दी क्लास खत्म करनी है। समझ आ रहा है, लिखना है। समझ ऐसा नहीं है कि खाली मेरी बातें सुनोगे तो आ जाएगा बेटे, आप सब कुछ मिक्स करोगे ना तब जाकर मजा आएगा। जैसे थाली होती है, थाली में हर चीज होती है, स्वीडिश भी है, चटनी भी है, मसाला भी है, अचार भी है, सब कुछ मिक्स देते हैं वो, दाल भी है, सूखी सब्जी भी है, मिक्स वेज भी है, सांभर भी है ना। तो आपको मिक्स करना है तब जाकर मजा आएगा। लिखो ना, लिखो यार, लिखो, कमर सीधी करके लिखो यार। Find out the production in units with the following information. ABC Limited company expects to end 2025 current year with 300 tables, 200 chairs, 300 stands. ABC company has sales budget as follows for the year 2026. Tables, chairs, stands. ABC company wants to increase the inventory level to 350 for tables, 250 for chairs, 350 for stands। आपको प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है जी। देखो जी, आप इस घड़े से भी निकाल सकते हो प्रोडक्शन को, बट द पॉइंट इज मैं आपको एक फॉर्मल वे दूंगा विद हेल्प ऑफ विच यू कैन एस्टिमेट द प्रोडक्शन। बड़ा ही सिंपल सा है जी, हेडिंग लिखो ऊपर, प्रोडक्शन बजट ऑफ अ कंपनी। जैसे यहाँ 3 महीने दिए हैं, 3 टेबल्स, 3 प्रोडक्ट्स दिए, टेबल, चेयर एंड स्टैंड्स। कुछ नहीं यार, जैसे मर्जी फॉर्मूला बना दो। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि बनाना है यार, थोड़ी सी हिम्मत करो, बनाओ यार, ढीले मत पड़ो। बजटेड सेल्स 4000 टेबल्स होने चाहिए, इसका डिजायर्ड लेवल 350 का होना चाहिए, और ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ये 2025 की इन्वेंट्री है और ये 2026 की इन्वेंट्री है। मैं आई एम हाईलाइटिंग इट, दिस इज फॉर 2026, यू गेटिंग अ पॉइंट, and this is for 2025. So this will become the opening and that will be closing desired inventory, and then the balancing figure will be, this will be my production। मेरी ये प्रोडक्शन होगी, इतनी यूनिट्स मुझे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। किसके? टेबल के, चेयर के भी निकाल सकते हैं, कर लो भाई साहब, कर लो। आप तो ढीले पड़ गए, मैंने नहीं किया तो आप भी नहीं कर रहे। कॉपी पेस्ट मत करो यार,
बजटेड सेल्स 2500 है, बजटेड सेल्स 2500 है, डिजायर्ड लेवल 250 है, ओपनिंग बैलेंस 200 है, 2550 इज द प्रोडक्शन विच यू हैव टू डू फॉर चेयर्स। बस जी बस, क्लास खत्म होने वाली है। एक बच्चा खुश हो गया जैसे ही मैंने बोला क्लास खत्म होने वाली है। मैंने कहा प्रोडक्शन का बेस है सेल्स, और अब जो मैं 4 बजट्स नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा ना, लेक्चर नंबर 4 में, नो डाउट दे आर फंक्शनल बजट्स, बट उन सब का बेस कौन सा होगा? प्रोडक्शन। तो लास्ट पॉइंट लिख लो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बेस बना रहा हूं क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। लिखो, प्रोडक्शन बजट प्रोवाइड्स द बेस फॉर द फॉलोइंग 4 बजट्स। प्रोडक्शन बजट 4 बजट्स का बेस बनाएगा। क्या क्या? डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट एंड फैक्ट्री ओवरहेड बजट। आराम से बेटा, ये सब प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, तो प्रोडक्शन बजट जब आपने बना दिया ना, तो बेटे 4 बजट्स इनडायरेक्टली आपके जल्दी जल्दी बन जाएंगे। पहला कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल यूसेज। कितनी यूसेज है? अच्छा, यूसेज जितनी भी हो सकती है, कई बार हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है, तो परचेज कितना करना पड़ेगा, है ना? एक बच्चा, ठीक है सर, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। आई थिंक आपको आज का लेक्चर में आई हैव स्टार्टेड विद द मास्टर बजट। मैंने उसको ऑपरेशनल और फाइनेंशियल में डिवाइड किया। ऑपरेशनल को कहा बजटेड इनकम स्टेटमेंट, इनकम को कहा सेल्स माइनस कॉस्ट, फिर उसके बाद फंक्शंस की बातें की, फिर मैंने 2 फंक्शंस करा भी दिए, सेल्स और प्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटे, इन चारों बजट्स की बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर 4 में ये चारों बजट्स कंप्लीट हो जाएंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल। आपने अभी तक जो भी कुछ किया बेटे, आपने कहीं ना कहीं बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए किया। यू वांट टू प्रिपेयर बजटेड इनकम स्टेटमेंट। या ऐसा समझ लें, आप बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहते थे, फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना चाहते थे, भविष्य का प्रॉफिट कितना आएगा, भविष्य में ईपीएस कितनी होगी, भविष्य में आपके मार्केट में शेयर कितना होगा, भविष्य में आप सेल्स कितनी करेंगे। आपने भविष्य का, फ्यूचर का क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोशिश की। एंड आई नो दैट यू नो हाउ टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर हम जो भी लिखते हैं दैट इज कॉस्ट, एंड यहां पर वी ऑल राइट डाउन रेवेन्यू। वी नो दैट, बेटे बचपन से करते आ रहे हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अच्छा, रेवेन्यू में से कॉस्ट जब लेस करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? इनकम और मार्जिन और प्रॉफिट। आप इसको ऐसा ना करना चाहें तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। एज पर IFRS एंड एज पर US GAAP यू कैन गिव अ प्रेजेंटेशन लाइक दिस ऑल्सो। आप इसको वर्टिकल फॉर्म की प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं बेटे, कोई टेंशन थोड़ी है। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस हाँ, यहां पे हम क्या करेंगे? बजटेड वर्ड यूज कर देंगे, क्योंकि ये फिक्शन है, अभी हुआ नहीं है। आप पहले से ही भविष्य को निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। दिस इज नेम्ड एज बजटेड ग्रॉस मार्जिन। देन यू सबट्रैक्ट, अभी लिखना नहीं है बेटे, बजटेड सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स। दिस इज नेम्ड एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट या अर्निंग ऑपरेटिंग इनकम कह दीजिए। दिस इज ऑपरेटिंग इनकम बिकॉज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो दिस इज ऑपरेटिंग इनकम। वी कैन ऑल्सो नेम इट एज EBIT। वी हैव डिस्कस इन सेक्शन ए, इसको हम EBIT बोल सकते हैं। अच्छा, EBIT लेस कर दिया। इफ आई सबट्रैक्ट इंटरेस्ट, दिस फिगर विल बी नेम्ड एज अर्निंग्स बिफोर टैक्स, एंड इफ आई सबट्रैक्ट टैक्स, I think the balancing figure will be named as earning after tax। और अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद हम EPS वगैरह निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम को, ऑपरेटिंग बजट्स को बनाने के पीछे मेरे पास एक ही ऑब्जेक्टिव था, दैट आई वांट टू प्रिपेयर माय बजटेड इनकम स्टेटमेंट। उसके लिए मुझे सपोर्टिंग छोटे छोटे बजट्स बनाने पड़े। ऑब्जेक्टिव था मुझे सक्सेसफुल होना है, उसके लिए मेरे को ये कोर्स भी करना है, ये भी करना है, गाड़ी चाहिए, ऐसा चाहिए, ऑफिस चाहिए। इट मीन्स वो सब कुछ
छोटे छोटे शेड्यूल्स थे, छोटे छोटे बजट्स थे उस बड़ी चीज को पाने के लिए। बड़ी चीज क्या? बजटेड इनकम स्टेटमेंट। तो आप सभी आज इस बात को यू हैव टू राइट इट डाउन माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज लेक्चर 5, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 इस आज कंक्लूड हो रहे हैं कि फंक्शनल बजट को आज मैं कंप्लीट कर रहा हूं। तो हेडिंग लिखेंगे प्रोफॉर्मा और बजटेड इनकम स्टेटमेंट। प्रोफॉर्मा का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट। बजटेड, भाई हम बजटेड में इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसका खांचा, उसका तरीका, उसका फॉर्मेट, उसका वे कुछ इस तरह से है। ठीक है जी फ्रेंड्स, आफ्टर प्रिपेयरिंग फंक्शनल बजट्स वी हैव कंप्लीटेड फंक्शनल बजट्स, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल यूसेज बजट, मटेरियल परचेज बजट, लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बजट, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। ये सब क्या थे? फंक्शंस थे। इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे? इनको एक स्टेटमेंट में डाल देंगे। उस स्टेटमेंट से हम प्रॉफिट निकालेंगे। उस स्टेटमेंट का नाम है बजटेड इनकम स्टेटमेंट। वही बताने जा रहा हूं, लिखो। We can calculate expected profit and expected EPS. EPS can be of two types, basic EPS and diluted EPS, which we have already discussed in section है। एक्सटर्नल हम कर चुके हैं उसको। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आप हेडिंग लिखें, फॉलोइंग इज द फॉर्मेट। खांचा, हाँ खांचा बेटे, ऑरेंज बार खाते हो तो देयर इज अ फॉर्मेट फॉर दैट। चौक बार का एक फॉर्मेट है, कसाटा का एक फॉर्मेट है। तो फॉलोइंग इज अ फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले हम वर्टिकल फॉर्म लिखेंगे। वी विल नॉट प्रिपेयर टी फॉर्म। बेटे वो मैंने खाली समझाने के लिए बताया था। तो फर्स्टली वी विल राइट डाउन बजटेड सेल्स। अच्छा ये कैसे आएगी? सेल्स बजट आपने जो बनाया था उस सेल्स बजट की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट विल बी द सेल्स। हिंदुस्तान लीवर वाले निकालेंगे, एटलस साइकिल वाले कैलकुलेट करेंगे, पतंजलि वाले कैलकुलेट करेंगे, डाबर, नेरोलैक पेंट्स, फेविकोल पीडीलाइट, बर्जर पेंट्स, जेके सीमेंट, ऑल कंपनीज दे विल फर्स्टली प्रिपेयर देयर सेल्स बजट और उस सेल्स को यहां पे लिख देंगे। लेट इट बी इन डॉलर्स, लेट इट बी इन रुपी, लेट इट बी इन पाउंड्स, लेट इट बी इन यूरोस, माइनस बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब हमने जो यूनिट्स बेचे उनका खर्चा कितना आया। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करेंगे। व्हेन आई से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इट मींस अप टू फैक्ट्री ओवरहेड्स आई हैव डिडक्टेड दैट। यू नो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करने के बाद जो फिगर आएगी उसको बोलेंगे ग्रॉस मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ग्रॉस मार्जिन मैंने लिख दिया जी, बजटेड ग्रॉस मार्जिन मैंने लिख दिया। आई हैव रिटन बजटेड ग्रॉस मार्जिन माइनस बजटेड सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स। फिर मैं सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स लेस कर दूंगा। बजटेड ग्रॉस मार्जिन में से आई विल डिडक्ट सेलिंग, बजटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज नेम्ड एज ऑपरेटिंग इनकम। एक बच्चा लिख ही नहीं रहा, वो बेवकूफ है। बेटे बजटेड इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखा तो फंक्शनल बजट्स ही नहीं किए। फंक्शनल बजट्स का सार, समरी इज दिस। ठीक है सर। बजटेड ऑपरेटिंग इनकम, देन आई विल डिडक्ट बजटेड इंटरेस्ट, देन बजटेड profit, expected profit or forecasted profit before tax, then I will deduct tax, then balancing figure is budgeted after tax, then I will divide by number of shares, you know, and I can calculate EPS. As a management accountant मैं अपने टॉप लेवल मैनेजर्स को EPS की फिगर बताना चाहता हूं बिकॉज EPS हैज a direct relationship with market price per share. EPS जितना ज्यादा होगा my market price per share will increase. More the EPS, more will be MPS. More the EPS, more will be the MPS. So my objective is I want to maximize my MPS, and for that there are so many other factors, but the most component factor is EPS. मेरी मार्केट प्राइस पर शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में तभी इंक्रीज होगी। वैसे तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं आपकी मार्केट प्राइस के लिए, बट मेजर कंपोनेंट है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आएगी नेट मार्जिन से, नेट मार्जिन आएगा मोर प्रॉफिट से, मोर प्रॉफिट आएगा मोर रेवेन्यू से। तो आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं अपनी बजटेड इनकम स्टेटमेंट को देखकर।
कैसा लगा बेटे? बेटे यहाँ पर मेरा द एंड होता है फंक्शनल बजट्स का। हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में फाइनेंशियल बजट्स करेंगे, उसके भी 2-3 लेक्चर्स होंगे, बट मैं पूरी गारंटी देता हूँ आपको, लॉजिकली आपको सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं कुछ थ्योरी में आऊँगा, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आऊँगा, और उसके बाद बजटिंग खत्म हो जाएगा। यार आइए हम साथ हाथ डाल कर आगे चलेंगे बेटे। बेटे एक बात मैं बताऊँ, मैंने अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं कराए, बीच बीच में मैं क्वेश्चंस में केस स्टडी करा रहा हूँ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आप समझ रहे हैं ना? अभी ये खाली कंसेप्चुअल चल रहा है काम। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।